नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि यूएन आम सभा में बोले डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने फैलाया कोरोना, जिम्मेदारी करे स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले पटना मेट्रो का कार्य 5 सालों के अंदर पूरा होगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, पाक सेना ने पुंछ की नियंत्रण रेखा पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश की सेना के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। यूएन आम सभा में बोले डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने फैलाया कोरोना, जिम्मेदारी करे स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 75वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद 75 साल बाद एक बार फिर से हम वैश्विक संघर्ष में फंसे हैं। वह कहते हैं कि चीन के कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसने 188 देशों में अनगिनत लोगों की जिंदगियां ली हैं। वह कहते हैं कि अमेरिका में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मोबाइलाइजेशन था। वह कहते हैं कि चीन ने यह सब कुछ जानबूझकर अपने सहयोगी WHO की मदद से किया। वह कहते हैं कि चीन ने शुरुआत में ही अपनी घरेलू विमान सेवा बंद कर ली थी, मगर दुनिया को संक्रमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को जारी रखा। फिर इसके बाद चीन ने कहा कि यह इंसान से इंसान नहीं फैलता। उसकी यह बात भी झूठी निकली। वहीं बाद में उसने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज बीमारी नहीं फैला सकते। यह सभी बातें झूठी निकली। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को इस बार दुनिया के सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वर्चुअल तौर पर भाषण देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना भाषण 25 सितंबर को देंगे। वहीं 26 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना भाषण देंगे। इसमें वह पाकिस्तान के सभी झूठे आरोपों का भी जवाब देंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करने को कहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले पटना मेट्रो का कार्य 5 सालों के अंदर होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि पटना मेट्रो का काम 5 वर्षों के अंदर पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो की शुरुआत होने से शहर के लोगों को काफी सहूलियत होगी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को 7 विभागों की लगभग 7700 करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान उन्होंने कहा पटना मेट्रो रेल योजना का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने किया था। पटना मेट्रो रेल का निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। 13,590 करोड़ रुपए की लागत से इसको 2 खंडों का कार्य 5 वर्षों के अंदर पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गया के विष्णुपद मंदिर के डाउन स्ट्रीम के 300 मीटर में फल्गु नदी में रबर डैम बनाया जा रहा है, जिसमें सालों भर कम से कम 2 फीट पानी रहेगा। नदी घाट की चौड़ाई के 500 मीटर के क्षेत्र के जल भंडारण होगा। फल्गु नदी के दोनों किनारों तक जाने के लिए एक पुल भी होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पितृपक्ष में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। पानी की उपलब्धता से उन्हें सहूलियत होगी। यह योजना 266 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि 68 सहायक यांत्रिक अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के किसी भी भाग से राजधानी पटना 6 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब 5 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की लगातार मदद मिल रही है। राज्य में पथ निर्माण का कार्य लगातार जारी है। वर्ष 2006 से लेकर अब तक पथ निर्माण के क्षेत्र में 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, पाक सेना ने पुंछ की नियंत्रण रेखा पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह हर दिन जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इसी कड़ी में पाक सेना ने पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी तथा कस्बा सेक्टर में बुधवार को बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। फिलहाल इस गोलाबारी में किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारतीय जवान भी पाकिस्तान की इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जिले के शाहपुर, किरनी तथा कस्बा सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय चौकियों तथा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की तथा मोर्टार शेल दागे। भारतीय जवान भी पाक की इस गोलाबारी का करारा जवाब दे रहे हैं। खबर लिखे जाने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर उतरे लोग। जी हाँ दोस्तों, चीन के द्वारा नेपाली भूमि कब्जा पर भवन बनाए जाने के खिलाफ बुधवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतरी नेपाली भूमि कब्जा करने के बीच सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, वहां नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस खबर के बाहर आने के साथ ही नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी के लिए ग्राउंड पर भेजा था। हुला जिले के मुख्यालय से 2 दिन की दूरी पर रहे लापचा क्षेत्र में चीन की तरफ से अनादृत तरीके से इमारतें बनाई गई है। चीन का दावा है कि वो इमारतें जहां बनाई गई है वह चीन के ही भूभाग में पड़ता है, जबकि नेपाली पक्ष का दावा है कि 11 नंबर की सीमा स्तंभ ही गायब कर दी गई है और चीन ने नेपाली भूमि अतिक्रमण करते हुए इन भवनों का निर्माण किया है। जब नेपाली अधिकारी वहां पहुंचे तो चीन ने इमारत वाली जगह पर बात करते तक से इनकार कर दिया। चीन के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीमा संबंधी कोई भी बात सिर्फ सीमा क्षेत्र में नहीं होगी। इधर चीनी दूतावास की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि चीन के द्वारा नेपाल की भूमि अतिक्रमण पर इमारत बनाए जाने की खबर झूठी है। नेपाल के पास अगर प्रमाण है तो चीन बातचीत के लिए तैयार है। 2 महीने पहले ही चीन द्वारा नेपाल के गोरखा जिले के कोरुई गांव को अपने में मिला लेने की खबर आई थी। इसके बाद नेपाल में काफी हंगामा हुआ। जून में विपक्ष की नेपाली कांग्रेस ने नेपाली संसद के निचले सदन में रिजोल्यूशन में भी पेश किया था, जिसमें ओली सरकार से चीन की छीनी हुई जमीन वापस लेने के लिए कहा गया था। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि चीन ने दोलका, हुमला, सिंधुपाल चौक, सुंखा सभा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि नेपाल और चीन के बीच 1414.88 किलोमीटर की सीमा पर करीब 58 पिलर गायब है और कईयों के नेपाल के अंदर खिसका दिया गया है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने चीन के द्वारा नेपाल के किसी भी भूभाग पर कब्जे को साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीन के साथ नेपाल का कोई सीमा विवाद नहीं है। नेपाल में चीन के खिलाफ इससे पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत हो यानकी के बढ़ते दखल को लेकर भी नेपाली छात्रों ने काठमांडू में प्रदर्शन किया था। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन का दखल बढ़ता गया है और ये क्षेत्र में चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का भी सबूत है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएनजीए में अलापा कश्मीर राग, भारत ने लगाई फटकार, कहा आंतरिक मामलों में दखल स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंच पर तुर्की ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। कश्मीर मसले पर एक बार फिर से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने जहर उगला और कहा कि कश्मीर अब भी ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने जमकर फटकार लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय चर्चा में जम्मू कश्मीर पर की गई तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार बताते हुए कहा कि अंकारा को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी खुद की नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। हमें आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणियां सुनी। वे भारत के आंतरिक मामलों में व्यापक हस्तक्षेप करने वाली है और यह पूरी तरह से अस्वीकार है। तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी खुद की नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा में अपने रिकॉर्डेड संदेश में एर्दोआन ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा, जो दक्षिण एशिया की स्थिति और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है, वह अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मसौदों के तहत और विशेष रूप से कश्मीरों के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने के पक्ष में है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले साल महासभा कक्ष में उच्च स्तरीय चर्चा में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत कश्मीर मामले पर तीसरे पक्ष में हस्तक्षेप को लगातार खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े सभी लंबित मामले द्विपक्षीय रूप से हल किए जाने चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में राफेल और मिराज की गरजना से दहशत में चीन, तिब्बत में बजा रहा चेतावनी सायरन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में राफेल फाइटर जेट की गरजना से घबराया चीन। अब तिब्बत की राजधानी लहासा में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले से बचाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट में गया है। चीन ने शनिवार को लहासा में हवाई हमले से बचाव का ड्रिल किया। इस दौरान मॉक ड्रिल के दौरान नकली बम धमकों की आवाज सुनी गई और हर
तरफ सायरन गूंजते रहे। इस मॉक ड्रिल के दौरान लहासा के लोग अपने घरों में छिपे रहे। तिब्बत पर नजर रखने वाली नामचीन वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन लहासा में बचाए गए। इस मॉक ड्रिल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को अंजाम दिया। रेडियो फ्री एशिया को यह वीडियो सिटीजनल जर्नलिस्ट की ओर से मिला है। माना जा रहा है कि भारत के राफेल फाइटर जेट की लद्दाख के आसमान में गर्जना के बाद चीन अपनी युद्ध तैयारियों को बढ़ाने में जुट गया है। इससे पहले भारत और चीन में जारी भारी तनाव के बीच चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास अपने इलाके में रात में हमले करने का व्यापक युद्धाभ्यास किया था। इस अभ्यास के दौरान चीनी तोपों ने जहां गोले बरसाए, वहीं जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया था। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके बताया कि तिब्बत सैन्य कमांड के चीनी सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक अभ्यास किया है। यह अभ्यास समुद्र तट से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इसी दौरान में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और हवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास किया उस समय पर किया जब भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया। दरअसल ये एक प्रैक्टिस के तौर पर किया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट वहां के मौसम और वातावरण से परिचित हो जाए। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे और राफेल की जरूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले से ही परिचित हो। रविवार को रक्षा सूत्रों ने कहा कि सीमा पर कुछ मिराज विमान उड़ान भरते देखे गए हैं। वायुसेना ने बीते 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।